स्मृति ईरानी से लेके मीनाक्षी लेखी तक आग उगल रहे हैं कांग्रेस पे, उगल सकते हैं, लेकिन जब किसानों को आप कोसते हो तो बुरा लगता है। यदि ये किसान नहीं हैं, यही ये फ्रॉड लोग हैं, यदि ये सब कांग्रेस और विरोधियों के लिए हुए लोग हैं, तो फिर सरकार इनसे बातचीत क्यों कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देश आज़ाद हुआ, किसानों की स्थिति वैसे ही रही, बदली नहीं। देश 75 साल पूरे करने जा रहा है, किसानों की स्थिति आज भी वही है। पता नहीं स्मृति ईरानी पहले एक मंत्री थी, अब कपड़ा मंत्री है, खेती से कुछ लेना देना नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कभी रही नहीं, और वो कहती है कि ये बिल लाने के पहले किसानों को विश्वास में लिया गया था। अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से इस आंदोलन की सीरियसनेस समझने के बजाय आप इसका विरोध करने के लिए, यदि आप इसको गलत कहेंगे तो ये ऐसी मार पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सालों तक याद रखेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर तोलता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार तुलेगी सरकार, इस बार तुलेगा विपक्ष, इस बार तुलेगा पक्ष, और इस बार हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि भारत बंद का ऐलान हुआ था। 8 तारीख बहुत सारी मायने रखते हैं। ये वही दिन है जिस दिन जो बाबरी का ढांचा था उसे तोड़ा गया था, लेकिन अब वो राम मंदिर का तो मसला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी के तौर पे सरकार हमेशा, सारी राज्य सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्य सरकारें एक प्रिकॉशन लेती है कि कुछ और गड़बड़ ना हो। लेकिन अब वो मामला इतना पुराना हो गया कि अब कोई गड़बड़ होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। बार बार आरोप ये लगता था कि ये जो किसान हैं ये पंजाब और हरियाणा से आए हैं। क्या इन तीनों बिलों का विरोध क्या सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही इसका इम्पैक्ट है? देश के बाकी किसान जो है इस बिल के साथ है, ऐसा सरकार बार बार बताने का प्रयास कर रही थी। अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध अपने तरीके से प्रकट कर रहे हैं। मसला ये है कि जब भी दिल्ली को घेरा जाता है तो ज़्यादातर पंजाब हरियाणा से यही लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। वो कई बार टिकैत आ गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वो लग के है दिल्ली के। आपने पहले भी कहा कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच होगी कि तमिलनाडु का किसान या महाराष्ट्र का किसान या कर्नाटक का किसान ट्रॉली और ट्रैक्टर लेके दिल्ली घेरने आएगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ट्रेन से आने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि चलो हम भी है। तमिलनाडु का एक जत्था आ गया, उनका टिकट कैंसिल हो गया, रेलवे से उनको उतारा गया। कई ऐसी खबरें हैं, अभी उस खबरों की सत्यता पता नहीं, क्योंकि ऐसे समय पे जिस हिसाब से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर टेलीविज़न चैनल चल रहे हैं, उस पर सच्चाई की चीज़ें बहुत कम दिखाई देती है और प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिखाई देता है। कुछ चैनल लगातार आज सुबह से, मतलब सुबह 5 बजे से इस बात को तय करके बैठे थे कि आज का बंद विफल है, ये बताने का प्रयास करें, और बार बार अलग अलग जगह पे बता रहे थे कि ये मंडी खुली है, यहाँ सब्जी मिल रही है, यहाँ दुकानें खुली है, ये है। मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, भारत बंद ना सफल हो सफल हो, वो नहीं रहता। लेकिन बॉर्डर पे किसान, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जो पंजाब और हरियाणा से आया है, जहाँ बाकी राज्यों से भी कुछ किसान अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं, वो सारे अच्छी तरह से डट गए हैं। और किसानों से बात करो तो वो कहते हैं हम तो मार्च तक डटने की व्यवस्था करके आए हैं, अभी हम किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये 3 कानून, इस 3 कानून के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक शरद पवार का पत्र आया मार्केट में, जो हमारे हिंद वॉइस के पास भी है, जो उन्होंने शीला दीक्षित को लिखा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने मंडी एक्ट में अमेंडमेंट करने की बात कही थी। तो बार बार सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये तो कांग्रेस का ही बिल था, ये तो कांग्रेस ही ऐसा चाहती थी, अब कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? प्रश्न है कि जब विरोध में होता है तो विरोध तो होता है, और जब जनमानस साथ में हो जाता है तो उसका साथ देने के लिए सारी विरोधी पार्टियां एक होती है। मुझे याद है कि इस देश में जीएसटी लागू क्यों नहीं हो रहा था? नरेंद्र मोदी जी लागू नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। इस देश में रिटेल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन नहीं आने दे रहा था? नरेंद्र मोदी बहुत प्रमुखता से इसका विरोध कर रहे थे।
प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन कभी नहीं होगा, खासकर मैं रहते हुए, ऐसे मोदी जी ने कई बार कहा। लेकिन बाद में वही हुआ, जो उन्होंने कहा नहीं होने देंगे वही उन्होंने किया। शायद सत्ता का या सत्ता में रहने का कुछ खामियाजा भुगतना होता है, वो भाजपा भी भुगत रही होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रेशर हो सकता है कि ये तीनों बिल पास करना ज़रूरी है। मैं एक क्लिपिंग देख रहा था कि एक लोकल टेलीविज़न की हरियाणा पंजाब के कि अडानी जी ने कैसा 100 एकड़ में बहुत बड़ा गोडाउन बनाने का काम शुरू किया है। 100 एकड़ में आदमी गोडाउन तभी बनाएगा जब उसके पता है कि आने वाले समय में इतना भंडारण की ज़रूरत है अनाज की, और मैं अनाज प्रोक्योर करूंगा क्योंकि स्टॉक लिमिट ख़त्म हो जाएगी। अब वो अडानी जी का प्रोजेक्ट है, किसका है पता नहीं, लेकिन ये सारी खबरें मार्केट में हैं। कुछ टेलीविज़न चैनल लगातार, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, जो रिपब्लिक भारत है, वो सुबह से कई मंत्रियों के इंटरव्यू दे रहा है, और संयोग से जब मैंने कुछ इंटरव्यू देखे तो मुझे बहुत हास्यास्पद, मुझे मज़ा, एंटरटेनमेंट लगा। मुझे लगा ये एक एंटरटेनमेंट है ये, क्योंकि जब स्मृति ईरानी कहती है कि जब वो बिल पास हुए तीनों, तब राहुल गांधी सदन में नहीं थे, उससे पता पड़ता है कि वो कितने सीरियस थे। तो स्मृति ईरानी जी को मैं पूछना चाहूँगा कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गुजरात में इतिहास रचा, वो सदन में कितनी बार बैठते, यदि आप ये देख लेते तो आपको पता पड़ता कि सदन में बैठना कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। ऐसे कई लोग हैं सदन में बैठते ही नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई अधिकार नहीं होता बोलने का। ये ना कहिए लोकसभा में मेजॉरिटी थी, लोकसभा में कैसी चर्चाएं हुई, लोकसभा में कैसा विरोध हुआ, ये सब लोकसभा के रिकॉर्ड में है। राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुआ, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी। सरकार ने वॉइस वोट का ठिकरा भी विपक्ष पर फोड़ा, जबकि ये सरकार का दायित्व है राज्यसभा में कि राज्यसभा सुचारू रूप से चले। लेकिन जब आपको करना ही है तो फिर आप कुछ भी कह के जस्टिफाई कर सकते हैं। बार बार एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी थी, ये बार बार जो बोला जाता है, उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते, इसके बारे में सभी मंत्री मौन धारण किए हुए हैं। बीच में एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक टेलीविज़न चैनल पे मैंने स्टेटमेंट देखा, मतलब उनको कोट किया गया चैनल ने कि कड़ाई से निपटेंगे आंदोलन को यदि किसानों ने आंदोलन नहीं छोड़ा तो। मुझे लगता है ये आग में घी डालने के बराबर की बात है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान के आंदोलन को बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आज कुछ इतिहास में ले चलूँ आपको। इतिहास ये है कि आज से कई साल पहले, मतलब 1907 में देश आज़ाद होने के पहले, एक पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नाम से एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन की ताकत थी तत्कालीन साहित्यकार, लेखक, शायर, गायक, इन तमाम लोगों ने इस आंदोलन को आवाज़ दी और ताकत दी। और यह आंदोलन क्या था? पगड़ी संभाल जट्टा ये आंदोलन था, और इस आंदोलन की अगुवाई की थी शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने। एक बिल आया था, जिस बिल का नाम था आबादकारी बिल, ब्रिटिश सरकार लाई थी। और ये आबादकारी बिल जो था, इसका मायने ये थे कि जो किसानों की ज़मीनें हैं वो किसान की जाने के बाद बड़े बेटे के नाम पे चढ़ेगी, और यदि बड़ा बेटा नहीं है तो किसान की ज़मीन सरकार जमा कर लेगी, अंग्रेज़ अपने पास रखेगी। यदि वो सामंत वहाँ कोई है ज़मींदार, उसके पास चली जाएगी, पट्टा निरस्त होगा। आपके खेती में पेड़ है, वो आपने काटे तो आपका पट्टा निरस्त होगा और ज़मीन राजसात होगी। ऐसे कई जो दमनकारी कानून है और क्लॉजेस है, वो लगाने का प्रयास किया था इस आबादकारी बिल से। दोआब के नहर से जो सिंचाई हो रही थी, उसका जो लगान है वो डबल किया गया था। तो 22 मार्च 1907 में लायलपुर जलसे में जो बड़ी रैली हुई, उसमें लाला बाके दयाल ने पगड़ी संभाल जट्टा, ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना है पंजाब का,
ये गाया था और उसके बाद पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से ही ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन चला और अंग्रेज सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और एक कानून जो शहीद तो बिल था, जो आबाद करे बिल, को वापस लेना पड़ा। देश आज़ाद हुआ। किसानों की स्थिति वैसे ही रही, बदली नहीं। देश 75 साल पूरे करने जा रहा है, किसानों की स्थिति आज भी वही है, इसलिए संघर्ष जारी है। 1948 में उजाहरा लहर नाम से, जिसको पेप्सू लहर भी बोला जाता था, उसके नाम से एक आंदोलन चालू हुआ। 15 जुलाई 1948 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तय ये हुआ था कि जो ज़मींदार की ज़मीन जो किसान जोत रहा है वो उसको नाम पे की जाएगी, लेकिन ज़मींदारों और सामंतों ने इसको बड़े राजनीतिक ने बड़ी चाल चल के इसमें 2 भागों में डिवाइड किया था और ये कहा था कि जो 30 साल से ज़्यादा ज़मीन जोत रहा है उसके नाम से ज़मीन करवा देंगे, वो मालिकाना हक उनको दे देंगे, लेकिन उसके उपज का एक हिस्सा ओरिजिनल मालिक को यानी उस ज़मींदार या सामंत को देना होगा। उसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में ये केस हार गए, लेकिन उसके बाद भी किसानों ने आंदोलन किया और 1948 का ये आंदोलन फिर एक बार जीत के राह पे चला। जीत हासिल हुई किसानों की और ये जो सारी किसानों की मांगी मानते हुए उस मालिकाना हक वाला कानून पारित हुआ, जिसमें कोई 30 साल का क्लॉज भी नहीं था, न किसान को कोई हिस्सा देना था अनाज का जो उगाता है वहाँ से अपनी उपज का। और एक तरह से 1948 में ये किसान को एक दूसरा बड़ा आंदोलन था जो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया और उसमें विजय हासिल की। फिर 1959 में एक खुश हैसियत टैक्स एक नया टैक्स लागू किया पंजाब गवर्नमेंट में। प्रताप सिंह कैरो पहले मुख्यमंत्री, जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका राज था। भाखड़ा नामकल का डैम बन गया था और भाखड़ा नांगल डैम के लिए 104 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कर्जा दिया था। तो राज्य सरकार ने यह तय किया कि इस डैम से, इस नहर से जो पानी लेगा किसान और इरिगेशन करेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी खुशहाली बढ़ेगी, उसकी हैसियत बढ़ेगी। तो ये खुश हैसियत टैक्स एक लागू किया। यदि आप यहाँ से पैसे कमा के अच्छी ज़िंदगी जीते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। 21 जनवरी 1959 को पंजाब और हरियाणा के किसान ने, तो पंजाब और हरियाणा एक था, किसान ने मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। 19,000 किसानों ने आंदोलन किया, 10,000 किसान जेल में चले गए। 104 महिलाओं में एक ऐसा मोर्चा बनाया कि उस मोर्चे को देखते हुए सरकार को घुटना टेकना पड़ा। तब कैरो ने एक बात कही थी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, आप ज़मीन पर बैठे हो, किसानों को कहा था। कुर्सी का एक महत्व होता है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन ने उस कुर्सी के पैर हिला दिए और वो खुश हैसियत टैक्स जो है वो सरकार को वापस लेना पड़ा। ये ऐसे कई आंदोलन हैं। ये 3 बड़े आंदोलन मैंने बताए जो पंजाब हरियाणा के किसान ने किए और उन्होंने बता दिया कि किसान की ताकत क्या होती है। अब ये चौथा बड़ा आंदोलन, इन 3 कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। मैंने 1907 के आंदोलन का जिक्र किया, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल रे, ऐतिहासिक गाना गाया गया और उसके बाद उसका नाम शुरू हुआ। इस बार जो गाना गाया जा रहा है वो है हुन पेच पै गया सेंटर नाल। सेंटर के साथ अब पेच पड़ी गया है हमारा, इसके मायने हैं, इसका अर्थ है। किसान आंदोलन को
बदनाम करने का भयानक प्रयास चल रहा है। कुछ चैनल सुबह से पानी पी पी के कोस रहे हैं। कुछ लोग किसान वहाँ बादाम खा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो बादाम खाने वाला गरीब किसान कहाँ से होता है। कुछ लोग किसानों के लाइफस्टाइल पे सवाल उठा रहे हैं तो कुछ को लोग किसानों के अंग्रेज़ी बोलने पे सवाल उठा रहे हैं कि किसान अंग्रेज़ी कैसा बोलता है। पंजाब और हरियाणा में मेहनतकश किसान हैं। किसानों ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद उन्होंने जो अपनी कुछ खुशहाली पाई उसमें अपने बच्चों को पढ़ाया। आज सारे बच्चे उनके पंजाब के खासकर कनाडा जैसे देश में जहाँ ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि वहाँ की राजनीति तय करते हैं भारतीय पंजाबी। वो लोग वहाँ से मदद करते हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं पहले दिन से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पगड़ी संभाल जट्टा से लेके जो दूसरा आंदोलन हुआ आबादकारी बिल का, मुजाहरा लहर, इन सभी आंदोलन का निचोड़ है ये आंदोलन। क्योंकि इसमें भी साहित्यकार, इसमें भी गीतकार, इसमें भी स्पोर्ट्स, इसमें भी तमाम समाज के लोग साथ में इकट्ठा हो रहे हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। अवार्ड वापसी को अवार्ड वापसी ज्ञान न कहें। जिन पंजाब के लोगों ने स्पोर्ट्स में नाम कमाया, साहित्य में नाम कमाया, आप ही के देश ने उसको नवाजा है। जब स्पोर्ट्स में कोई ओलंपिक में मेडल लेता है या कॉमनवेल्थ में मेडल लेता है तो आप उसका नाम लेते फूले नहीं जाते। और आज वो अवार्ड वापस कर रहा है तो आज आप उसको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा से वो सहमत नहीं है। किसी भी कलाकार का, किसी भी स्पोर्ट्समैन का ऐसा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि कोई अपमान करता है, उनको गलत कहता है, तो उससे ज़्यादा राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र विरोधी हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को सज़ा देने की ज़रूरत है। कानून बनने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अवार्ड प्राप्त लोगों को गालियां देते हैं। आज सर्वधर्म समभाव जो कहता है भारतीय जनता पार्टी बार बार, उसका सही उदाहरण वहाँ आपको दिख रहा है। सिख मुसलमान इकट्ठा मिलकर सब्जी काट रहे हैं, हिंदू वहाँ सब्जी छोक रहे हैं। हरियाणा के आसपास के जो गांव हैं जहाँ धरना चल रहा है बॉर्डर पे, वहाँ के लोगों ने अपने घर खोल दिए हैं। महिलाएं जा रही है वहाँ, रात को सो पा रही है, नहा रही है, तैयार होकर फिर धरना स्थल पे आ रही है। महिलाओं ने गांव में मोर्चा संभाला है, किसानों को बोल दिया कि आप बॉर्डर पे डटे रहो, हम खेती का मोर्चा संभालते हैं। ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन तब भी था जब ये टैक्स, सुखी होने का टैक्स जो लगाया था कैरो साहब ने, तब भी महिलाओं ने आंदोलन में ऐसे हिस्सा लिया था। ये तमाम आंदोलनों से जो सीखा है उसी का निचोड़ इस आंदोलन में डाला है पंजाब और हरियाणा के किसानों ने। मैं कहूँ देश के किसानों ने, क्योंकि वहाँ हर राज्य के किसान आपको पाए जाते हैं, छोटी तादाद में होंगे, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर रहे हैं। वहाँ ये हाल है कि बीच में एक मोगा जिले के 2 किसान जो है वो धरने से वापस गए क्योंकि उनको शुगर चेक करनी थी, शुगर बढ़ गई थी। जैसे ही पता पड़ गया तब बाघापुरा से 3 टीमें रवाना हुई, 1000 शुगर जांच करने की किटें और दवाइयों के साथ, और उन्होंने धरना स्थल पे कैंप लगाया। अब शुगर वहीं चेक होती है, किसी को शुगर चेक करने के लिए धरना स्थल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठंड हो रही थी तो एक रमणीक सिंह बराड़ है, विक्की साहब, उन्होंने 2000 पेयर सॉक्स यानी जुराबों के और 2000 शूज़ के पेयर बुज़ुर्ग लोगों के लिए वहाँ ले भेजे और अपने हाथ से पहनाए ताकि उनको ठंड से बचे, क्योंकि अभी कभी करीब 6-7 लोग वहाँ की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है ठंड के कारण। वहाँ खाना इकट्ठा बनता है। कनाडा के एक जो किसान परिवार का बेटा है, कनाडा में रहता है, उसने 10 टन दूध का मावा बना के किसानों के लिए भेजने का प्रबंध किया है। कोई ड्राई फ्रूट्स भेज रहा है,
जिसकी जो आपत है वो भेज रहा है। इसके मायने ये है कि ये आंदोलन मात्र भारत में ही नहीं, ये विदेश में भी इस सरकार की छवि को डेंट करेगा, क्योंकि विदेशी लोग भी जानते हैं कि स्टॉक लिमिट खत्म करने के मायने किसको मदद करनी है, पैरेलल मंडी खड़े करने की मायने किसको मदद कर रही है। हो सकता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हो सकता है कांग्रेस वही करने जा रही हो, तब भी अपोज होता, तब भी विरोध होता। कांग्रेस ने ये किया इसलिए हमें करने का अधिकार है। कांग्रेस को अपोज करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के बिल्स क्या थे अभी तो किसी को पता नहीं। शरद पवार आज शाम को कुछ बोलने वाले हैं, तब बता देंगे कि उनके बिल और इनके बिल में फर्क कितना है। स्मृति ईरानी से लेके मीनाक्षी लेखी तक आग उगल रहे हैं कांग्रेस पे, उगल सकते हैं, लेकिन जब किसानों को आप कोसते हो तो बुरा लगता है, क्योंकि आपको किसानी के बारे में और खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि आप सिर्फ शब्दों की खेती करते हैं, बोलने की खाते हैं। वैयक्तिक रूप से किसी को हमला करना, ये किसानों का विरोध करना, ये बात नहीं है। यदि ये किसान नहीं है, यही ये फ्रॉड लोग हैं, यदि ये सब कांग्रेस और विरोधियों के लिए हुए लोग हैं, तो फिर सरकार इनसे बातचीत क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार यदि इन लोगों से बातचीत कर रही है, 5वां दौर हो गया, 6वां दौर अब 9 तारीख को होगा, 7वां दौर होगा, दौर पे दौर चल रहे बातचीत के, इसका मतलब सरकार उन्हें किसान मानती है। पता नहीं, स्मृति ईरानी पहले एक मंत्री थी, अब कपड़ा मंत्री है, खेती से कुछ लेना देना नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कभी रही नहीं, और वो कहती है कि ये बिल लाने के पहले किसानों को विश्वास में लिया गया था। दैनिक भास्कर अखबार ने जब नरेंद्र सिंह तोमर को पहला प्रश्न पूछा, ये बिल लाने के पहले किन किन संगठनों से बात हुई, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, वो मौन धारण कर बैठे। अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से इस आंदोलन की सीरियसनेस समझने के बजाय आप इसका विरोध करने के लिए, यदि आप इसको गलत कहेंगे तो ये ऐसी मार पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी काफी सालों तक याद रखेगी। इस देश का किसान कभी कमजोर नहीं रहा है। इस देश में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, इसी देश के किसानों ने अपने खेती का लोहा पिघाल के तलवार बनाई और फिर तलवार से लड़ाई लड़ी। इस देश का किसान लड़ना जानता है। आज हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे हैं, हर घर से वहां एक बेटा फौज में है। जब आप लोग उन किसानों को गलत कहते हो और देशद्रोही कहते हो, तब उस बेटे को कितनी तकलीफ होती होगी बॉर्डर पे, ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो पंजाब का बेटा है, आप उसके घर को कुछ भी नेस्तनाबूद करिए, फिर भी वो बॉर्डर पे डटा रहेगा, क्योंकि पंजाब का खून है वो, पंजाब की मिट्टी की तासीर है वो। काश आप पंजाब और हरियाणा के किसानों को समझ में लेते, उनका दर्द समझ लेते। यदि आप एमएसपी पे इतना कंफर्म है, तो एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? सीधा सवाल है, कहाँ सरकार, क्यों, क्या अड़चन है सरकार को? क्या इसकी परमिशन भी आपको उद्योगपतियों से लेनी है, जिनके लिए बिल ड्राफ्ट किया गया है? मूर्खों का बाजार लगा हुआ है सोशल मीडिया पे। कोई कहता है कि किसानों ने खाना क्यों नहीं खाया, अपना खाना क्यों खाया, किसान उस रोड पे क्यों चल रहे हैं, हवा से क्यों नहीं आए, किसान नरेंद्र मोदी को अपोज कैसा कर सकते हैं? अरे मोदी जी भी इंसान है, मोदी जी भी प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री के सामने हमारा दुखड़ा हम नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? पाकिस्तान के किसान आके रोएंगे, और हमारे किसान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अधिकार से आते हैं, वो प्रधानमंत्री है हमारे। इस देश का किसान उसी प्रधानमंत्री के पास जाएगा और गुहार लगाएगा कि अन्याय हो रहा है, दूर कीजिए। और प्रधानमंत्री का दिल इतना बड़ा चाहिए। सीना 56 इंच होने से फायदा नहीं होता, उसके अंदर दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए कि किसान भाइयों के साथ बैठ के बात करें, उनकी बात सुने, उन पर अमल करें। लगातार 5 दौर में अभी आखिरी मीटिंग में तो कोई बातचीत ही नहीं हुई।
किसान बोर्ड लेके बैठा हुआ था, हाँ या ना में जवाब दो। एक ही सवाल किसान को पूछोगे, एक ही सवाल किसान पूछेगा, तो ये अंतिम दौर शायद 10 साल बाद भी खत्म नहीं होगा। किसानों के कुछ मसले हैं, उसका जवाब देना होगा। किसान जब कहता है कि हमारे लिए ये कानून में ये चीज़ बहुत तकलीफ वाली है, तो आप उनको कहते हो कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। ये तमाम चीज़ें सरकार को देखनी होगी। किसान डट के रहेगा, और किसान मार्च तक डटने के लिए आया है, मार्च तक की व्यवस्था करके आया है, क्योंकि इस देश का किसान है, वो दूसरे को पेट भरता है, इसलिए वो लूट मार नहीं करेगा। वो अपना खाना, अपना लंगर खुद लगा के बनाता है। आज भी हरियाणा से अनाज, दाल, चावल, दूध, सब्जियां लगातार आंदोलनकारियों के लिए सप्लाई हो रही है। सरकार को पॉजिटिव सोचना होगा। गलतियां एक हर एक से होती है। शायद मोदी जी इस बात को भूल गए कि लैंड एक्विजिशन कानून के लिए उन्होंने अध्यादेश एक बार नहीं 3 बार लाए थे, और उसके बाद वापस लिया था। तब कोई उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं हुई, तब भी लोगों ने उनको प्यार उतना ही दिया। किसी ने नहीं कहा कि आपने वापस क्यों लिया। हर एक को इस बात का गर्व हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी बात तो सुनता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? कॉर्पोरेट सेक्टर से ऐसी बड़ी डीले क्या हुई? नरेंद्र मोदी तो बिकने वाली इंसान नहीं है, क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं सकता। उसकी ईमानदारी पे आज भी किसी को शक नहीं है। तो कौन बिका है फिर सत्ता पक्ष में? क्या डील हुए हैं उद्योगपतियों से? कॉर्पोरेट सेक्टर के सामने क्यों नतमस्तक हो गए ये सरकार? ये सीधे सवाल उठते हैं इस आंदोलन से, क्योंकि आंदोलनकारियों के सवालों के जवाब सरकार नहीं देती। सरकार अपना वही गाय का निबंध रटा रटाया बार बार बोलती है, तोते जैसा बोलती है। कभी रविशंकर प्रसाद आके बोलेंगे, कभी स्मृति ईरानी आके बोलेगी, कभी मीनाक्षी लेखी कहेगी, तोमर साहब कहेंगे, प्रकाश जावड़ेकर कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, तो मोदी जी कहेंगे। जिसके भलाई के लिए ये कानून लाए उसको अपनी भलाई नहीं दिख रही इसमें। आप उन्हें नहीं बता पा रहे कि वो भला है उसका इसमें, तो फिर भी कानून किस काम के? जीएसटी के समय भी ऐसा ही हुआ। 5 स्लैब में जीएसटी लागू हुई। सारे देश के अर्थशास्त्री कह रहे थे कि ये गलत है। तब यही पीयूष गोयल अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का हवाला देकर लोगों को समझा रहे थे कि ये 5 स्लैब क्यों जरूरी है। अब वो 5 में से 2 पे आए, तो आज पीयूष गोयल क्यों नहीं बताते कि वो 5 स्लैब क्यों गलत किए थे? अरे गलतियां इंसान से होती है, आपसे हुई, रेक्टिफाई करिएगा। ये नाक की बात बना के आप देश को बर्बादी के कगार पे लेके आ रहे हो। आज भारत बंद हुआ नहीं हुआ, इस पे विजय मत मनाइएगा, क्योंकि बंद भी हुआ होगा तो बताएगा कौन? यहां तो अर्णव गोस्वामी सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि आज सब्जी की दुकान खोली थी, आज दूध मिला था। लेकिन आप स्थानीय अखबार उठा के देखिए, नेट पर जब देखेंगे तो पता पड़ेगा बंद क्या है। प्रश्न है बंद भी इसका सॉल्यूशन नहीं। प्रश्न है इन तीनों कानूनों को या तो संशोधन कीजिए या वापस लीजिए। किसानों का भला बुरा उन पे छोड़ दीजिए। 1947 तक आज तक किसी ने किसान का भला नहीं किया, और मोदी जी आप भी नहीं कर रहे। 6,000 रुपए की भीख देके आप समझते होंगे कि किसानों को आपने खरीद लिया है, तो फिर आपके इस सोच पे हंसी आती है। इस देश का किसान भीख नहीं चाहता, इस देश का किसान सुविधा चाहता है। बार बार गिना जाता है कि उनको हम इतनी सब्सिडी देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं। कल टीवी 9 भारतवर्ष ने एक सर्वे किया, सर्वे बताया पूरे देश में किसान का इनकम क्या है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 23,000 रुपये पर मंथ। क्या किसान इतनी मेहनत करता है उसको 23,000 रुपये ही मिलने चाहिए? बाकी राज्यों में तो 7,000 से 6,000 का रेशो है।
एक दूसरा सर्वे उन्होंने दिखाया कि किसी भी किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। एक एजेंसी का सर्वे दिखाया जिसमें 100 में से एक लड़का बड़े मुश्किल से तैयार होता है किसानी करने के लिए। यदि आने वाली पीढ़ी का मोह भंग हो गया है खेती से, तो जिस देश के किसानों पे और ग्रीन रिवॉल्यूशन पे हम इतराते हैं और बड़े बड़े भंडारण की दुहाई देते हैं, मन की बात में किसान को धन्यवाद देते हैं, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। 10 साल बाद यहां कोई खेती करने वाला नहीं मिलेगा और खेतियां बंजर होगी। इस किसान को जीवन दान दीजिए, अन्नदाता को आज जीवन दान दीजिए। हमारा अन्नदाता आज परेशानी में है, उसकी परेशानी कम से कम सुनिए, उन्हें गालियां मत दीजिए। और ये तमाम चैनल जो उन्हें गालियां देते हैं उन्हें समर्थन मत दीजिए। आपके स्पोक्स पर्सन जो जाते हैं टेलीविजन चैनल में और किसानों को नकली किसान कहते हैं, उन्हें रोकिए। उनका भला नहीं कर सकते, उनको गाली मत दीजिए। मैं सभी आज दर्शकों से बोलता हूं कि जो मैंने सुना, जो मैं वहां गया, मैंने देखा, वो आपके सामने लाने का प्रयास किया। 3 कानूनों के बारे में पहले भी मैं विस्तृत बोल चुका हूं। ये मुझे स्वयं लगता है कि कारपोरेट सेक्टर के गोद में इस देश की खेती देने का प्रयास है। हमें सब मिलकर बचाना होगा। गलतियां सरकार से भी होती है, सरकार ने भी अपनी गलती को रेक्टिफाई की तो पहाड़ टूटेगा नहीं। तो मित्रों, आज इतना ही। मित्रों बोलने के बाद पेट में गोला आता है। किसी ने मुझे कहा मित्रों मत कहा करो, लेकिन नहीं, एक अच्छा शब्द है, किसी के मित्र कहने से वो गलत नहीं होता। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर अगले सप्ताह लेके आऊँगा कुछ नया सब्जेक्ट का नया विषय। तब तक आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद वॉइस।